गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल चाल है बेटे जी आप सबका। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। ओके, देखो बच्चों, ऐसा है कि लास्ट क्लास में हमने ओवर सब्सक्रिप्शन कंप्लीट कर लिया था। आप सभी का होमवर्क भी मुझे रिसीव हुआ। जो बच्चे नहीं भेजते हैं वो अब भी नहीं भेज रहे, तो खैर छोड़िए, अब बार बार उनको क्या बोला जाए। लेकिन आप में से काफी बच्चों का होमवर्क मुझे मिल गया था। आज मैं जो आपके साथ टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं वो है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। ओके, देखिए ऐसा है कि जो हमारा पिछला टॉपिक था ओवर सब्सक्रिप्शन तक, अभी तक हम ये बात कर रहे थे कि कंपनी अगर पब्लिक में शेयर्स इशू करे तो हमें किस तरीके से जर्नल एंट्रीज करें। लेकिन आज के टॉपिक में मैं आपको बताने वाला हूं कि कंपनी पब्लिक में शेयर्स इशू नहीं करेगी, वो अपने नॉलेज में, जानकारों में शेयर्स इशू करेगी। ठीक है जी, इसका मतलब होता है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। बेटे पहले तो मैं इसका मतलब आपको एक बार फिर से अच्छे से बता दूं। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब होता है इशू ऑफ शेयर्स बाय कंपनी इन इट्स प्राइवेट और नॉन सोर्सेस। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग पब्लिक, कंपनी इशूज शेयर्स टू देयर नोन सोर्सेस। अब ये नोन सोर्सेस का मतलब क्या है? देखिए, नोन सोर्सेस अगर किसी इंसान के बारे में बात की जाए तो उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिसके साथ वो डील करता हो, ये उसके नोन सोर्सेस में आते हैं। लेकिन अगर मैं कंपनी के बारे में बात करूं तो कंपनी कोई इंसान तो है नहीं, उसके कोई रिलेटिव, फ्रेंड, ये सारी चीजें तो होंगी नहीं। तो उसके नोन सोर्सेस कौन होंगे? उसके नोन सोर्सेज होती है ऐसी संस्थाएं जो उसके शेयर्स को खरीदने में इंटरेस्टेड होती है। जैसे कि कई म्यूचुअल फंड कंपनीज होती है, वो बल्क में शेयर्स खरीदने में इंटरेस्टेड होते हैं। बैंक होते हैं, बैंक भी बल्क में शेयर्स खरीदना चाहते हैं। इसी तरह से कई ऐसे लोग जिनके साथ कंपनी की डीलिंग होती है। एक होते हैं जी अंडर राइटर्स। अंडर राइटर्स क्या होते हैं? आपने इन्वेस्टमेंट बैंकर के बारे में जरूर सुना होगा। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स बेसिकली अंडर राइटर्स होते हैं। ये अभी हम डिस्कस करेंगे अंडर राइटर्स क्या होते हैं। इसके अलावा प्रमोटर्स को शेयर्स इशू करना। प्रमोटर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी के आइडिया को कंसीव करके कंपनी को स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर बात की जाए रिलायंस इंडिया लिमिटेड की, तो उनके जो प्रमोटर है वो है मुकेश अंबानी। एक तरह से प्रमोटर को आप ऐसा समझ लीजिए कि ये उनके मालिक होते हैं कंपनी के असली। उनके पास शेयर होल्डिंग सबसे ज्यादा होती है। ठीक है जी। प्रमोटर्स के अलावा बेटे कई बार आप ये पाएंगे कि शेयर से ना हम अपने क्रेडिटर्स को भी इशू कर देते हैं। क्रेडिटर वो व्यक्ति होते हैं जिनको हमें पैसा देना है, तो सोचिए वो क्रेडिटर पैसे के बदले में आपसे शेयर्स ले लेता है। ये कहलाता है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। हालांकि हमारे सिलेबस में हमें 3 केसेस करने हैं प्राइवेट प्लेसमेंट में, जिसमें शेयर्स इशू किए जाते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट के अंडर। ऐसे 3 केसेस हैं। सबसे पहला केस अब मैं आपके साथ शुरू कर रहा हूं, इशू ऑफ शेयर्स टू अंडर राइटर। बेटे बहुत छोटे छोटे केसेस हैं, बस जो थर्ड केस है वो थोड़ा सा लंबा है। बाकी पहले दो तो आप देख लीजिए इसी पेज पे खत्म भी हो गए, इतने आसान और इतने छोटे हैं।
देखो बेटे, पहले तो एक बात समझ लो, शेयर्स भले पब्लिक को इशू करो या प्राइवेट में इशू करो, शेयर्स की शर्तें वही है कि वो पार पे इशू हो सकता है और प्रीमियम पे हो सकता है, दोनों पे हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इशू ऑफ शेयर्स टू अंडरराइटर्स। पहले जर्नल एंट्री समझाने से पहले इस शब्द का मतलब समझ लेते हैं, अंडरराइटर क्या होता है। बेटे, ये समझाने के लिए मैं एक प्रैक्टिकल कहानी का सहारा लूंगा, जो इंडिया में पिछले 6-7 साल से एक बैंक की जान खाए हुए है, और उस बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। इससे बड़ा, इससे ज्यादा ब्रांचेस रखने वाला और कोई भी बैंक इंडिया में नहीं है। लेकिन इस बैंक की किस्मत देखिए, ये बैंक पिछले 7 साल से, सिंस 2013, ये बैंक एक कोशिश में है। वो कोशिश ये है कि ये पब्लिक में शेयर्स इशू करना चाहता है, लेकिन वो शेयर्स इशू कर नहीं पा रहा है। और वो इस वजह से नहीं कर पा रहा है क्योंकि इसे डर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कि अगर इसका पब्लिक ऑफर आया और उसने मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव नहीं किया तो इसकी गुडविल की धज्जियां उड़ के रह जाएगी। और आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? एक कंपनी की वजह से ऐसा हुआ, जिसने रातों रात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की साख जो थी वो गिरा के रख दी। उस कंपनी का नाम है मूडीज। अब ये मूडीज कंपनी क्या चीज है? देखिए, ऐसा है, मैं इसे कंपनी बोल रहा हूं, वैसे मुझे इसे सही में तो एजेंसी बोलना चाहिए। देखो बेटे, पूरे वर्ल्ड में कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस है जिन्हें क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कहा जाता है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मतलब होता है, ये जो भी पब्लिक ऑफर निकालने को इंटेंडेड होती है, कंपनी जो इंटेंशन रखती है, ये उन कंपनियों की बैलेंस शीट वगैरह झांक के उनको रेटिंग देता है। रेटिंग उसी तरह से दी जाती है जैसे 5 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार आप फिल्मों में देखते हैं। रेटिंग मिल जाती है ना कि ये पिक्चर जो है 5 स्टार है, ये 3 स्टार है। IMDb की रेटिंग होती है। इसके अलावा जो आपके क्रिटिक्स होते हैं, फिल्म क्रिटिक्स होते हैं, उनकी रेटिंग होती है। तो ऐसे ही बेटे जी, जो हमारी कंपनीज है उनकी भी रेटिंग देने वाली संस्थाएं हैं, जिसमें एक बहुत बड़ी संस्था है मूडीज। और भी है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स है, लंदन बेस्ड। इंडिया की भी कुछ एजेंसीज है, जैसे कि क्राइसिल इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इन इंडिया। हो सकता है कि आपने इस सब के बारे में बिजनेस स्टडीज में पढ़ा हो। अब ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने, मूडीज ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को रेटिंग इसकी बड़ी गिरा दी थी, और ये कहा था कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना इज लाइक इट्स ए काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ 2 स्टार। अब 2 स्टार इज ए पुअर रेटिंग, 3 स्टार से अगर नीचे चली जाए तो पुअर हो जाती है। तो अब इस पुअर रेटिंग की वजह से आप सोचिए, 7 साल से हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बैंक स्ट्रगल कर रहा है और वो शेयर्स इशू नहीं कर पा रहा है। आप डर देख रहे हैं? इस भय को, इस डर को फील करने की कोशिश कीजिए। बेटे, कोई आपसे ये कह दे कि आपके एग्जाम में मार्क्स नहीं आ पाएंगे और आप उस डर से एग्जाम ही ना दो, 7 साल तक ना दो, सोचिए इस तरह का कुछ हो रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। अब ऐसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकेली ऑर्गेनाइजेशन तो होगी नहीं जिसकी इस तरह से क्रेडिट रेटिंग हो जाती है और वो शेयर इशू करना चाहती है और उसे डर हो कि कहीं उसका ये पब्लिक ऑफर पिट ना जाए। ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती है। इन ऑर्गेनाइजेशंस को बचाने के लिए वो क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव तो कर सकती है सुजल, ऐसी बात नहीं है, और वो इस कोशिश में भी लगी हुई है। लेकिन हकीकत ये है कि बैंक जो होते हैं वो इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड करते हैं।
कि इकोनॉमी किस तरह से वर्क कर रही है। आप इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी है, आपने जरूर सुना होगा कि बैंक आर द बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री। बैरोमीटर का मतलब होता है एक मापने का औजार, एक थर्मोमीटर मान लीजिए। बेटे अगर मान लीजिए कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बैंक इस चीज के लिए स्ट्रगल कर रहा है कि वो अपनी क्रेडिट रेटिंग नहीं बढ़ा पा रहा है, तो उसमें सिर्फ उसका हाथ नहीं है, उसमें हाथ इकोनॉमी का भी है। ठीक है जी। देखिए, आप देखिए ना, हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बैंक हैं। आपने अगर सुना हो पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, वो दिवालिया हो गया था। अभी ये 1.5 साल पहले की बात है। और अभी कुछ 6 महीने पहले की ही बात है, यस बैंक, जिसमें हम सब आपके स्कूल टीचर्स के अकाउंट थे, वो दिवालिया होते होते बचा है। उसने डिक्लेयर कर दिया था एक बार तो कि हाँ हम बैंकक्रप्ट हो रहे हैं, वो तो फिर इसे किसी और ने खरीद लिया और वो इसे चला रहा है। ऐसे बहुत सारे बैंक है बेटे जो बहुत बर्बादी होने के कगार पे है। और इसी वजह से है क्योंकि इकोनॉमी हमारी हेल्दी नहीं है। तो इस वजह से हमारा जो सबसे बड़ा बैंक है वो भी अपनी क्रेडिट रेटिंग बढ़ा नहीं पा रहा है। अच्छा, खैर अब मैं बाहर आता हूँ उस क्रेडिट रेटिंग के एग्जाम्पल से। मैं आपसे ये कह रहा था कि बेटे एक बात बताइए कि सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही ऐसा होगा जिसे ये डर है, या फिर ऐसी कई ऑर्गेनाइजेशंस होती होंगी, ऐसी कई कंपनियां होती हैं जिन्हें ये डर होता है कि उनका पब्लिक ऑफर पिट ना जाए। ऐसी कंपनियों को साहस देने के लिए, मोटिवेट करने के लिए एक एजेंसी काम करती है जिसे कहा जाता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एजेंसी। ये ऐसे बैंक होते हैं जो आपको आकर ये कहते हैं कि भैया ऐसा है, हम आपको गारंटी देते हैं कि आपका पब्लिक ऑफर मिनिमम सब्सक्रिप्शन जरूर हासिल करेगा। और मान लीजिए कि अगर पब्लिक ने आपके शेयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हम आपके शेयर्स को खरीद लेंगे। वो इस बात की गारंटी देते हैं। और जब गारंटी किसी पेपर पर लिख कर दी जाती है तो उस गारंटी का नाम हो जाता है अंडरराइटिंग। तो ये जो गारंटी देने वाले लोग हैं इन्हें कहा जाता है अंडरराइटर्स। ठीक है बेटे। अब ये जो अंडर राइटर्स है आपको गारंटी दे रहे हैं कि आपका पब्लिक में जितने भी शेयर्स है वो सारे के सारे सब्सक्राइब हो जाएंगे। तो आप मुझे एक बात बताइए जरा, क्या ये काम मुफ्त में करेंगे? जवाब है नहीं। वो ये काम करते हैं कमीशन के बदले में। ठीक है जी। और देखिए क्या होता है, इनके बहुत सारे नोन सोर्सेस होते हैं और ये क्या करते हैं, मार्केट बड़े प्लेयर्स होते हैं, ये शेयर्स को कई बार इनके प्राइसेस को उठवा देते हैं, कभी कई बार गिरवा देते हैं। मतलब ये कई चीजें मार्केट के बारे में जानते हैं, जिसकी वजह से ये कई बार मार्केट में मैनिपुलेशन भी कर देते हैं, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं। और उसके बदले में ये क्या लेते हैं आपसे? कमीशन। ये काम कुछ वैसा ही है जैसा कि एक प्रॉपर्टी डीलर का होता है। आप अपना प्लॉट बेचना चाहते हैं, वो बिक नहीं रहा है, अच्छे दाम नहीं मिल रहे हैं, तो एक प्रॉपर्टी डीलर आता है, वो आपसे कहता है मैं बिकवा दूंगा, लेकिन उसके बदले में क्या ले लूंगा? कमीशन। और देखिए आपने सुना ही होगा कि प्रॉपर्टी डीलर बहुत पैसा कमाते हैं अगर उनकी काम चल जाए। लेकिन मैं आपको हकीकत बता दूं कि जितना पैसा इन्वेस्टमेंट बैंकर कमाता है उतना तो प्रॉपर्टी डीलर सोच भी नहीं पाता है। आप सोच ही लीजिए। अब मैंने पहले आपको बताया कि प्रॉपर्टी डीलर बहुत पैसा कमाते हैं, फिर मैंने आपको बताया कि वो सोच भी ना पाए वो इतना पैसा कमा रहे हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर। हकीकत यह है इन्वेस्टमेंट बैंकर की बेटे कि हमारी हिंदी पिक्चरों में अगर हीरो को अमीर दिखाना होता है तो उसका प्रोफेशन ही इन्वेस्टमेंट बैंकर का रख देता है। आप एक मूवी है जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, जिसमें ऋतिक रोशन का प्रोफेशन, ऋतिक रोशन को उन्हें ये दिखाना था उस पिक्चर में कि वो पहले गरीब था अब अमीर हो गया है। और इसके लिए वो सहारा लेते हैं एक ही प्रोफेशन का जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट बैंकर। तो बेटे ये बड़े मोटे अमाउंट में कमीशन लेते हैं। ठीक है जी। और कई बार तो वो कमीशन कैश में ना लेके शेयर्स में ले लेते हैं शेयर्स में। हाँ बेटे, शेयर्स में। आप जानते हो शेयर्स की वैल्यू कैश से ज्यादा है। अरे कैश का क्या है, कैश तो डेप्रिशिएट हो जाएगा। मान लीजिए कि रिलायंस जैसी कंपनी हो,
इसका शेयर हो। बेटे मैं आपको हकीकत बताता हूं अपने दिल की, अगर रिलायंस पेट्रोलियम के शेयर्स मुझे सही दाम में मिले तो मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दूं और रिलायंस पेट्रोलियम के शेयर्स खरीदूं। और यकीन मानिए कि 10 साल के बाद मैं ऐसी 5 प्रॉपर्टीज बना दूंगा। ये होती है शेयर्स की पावर, समझे आप? तो देखिए, अंडर राइटर्स को क्या देना होता है कंपनी को? कमीशन, और कमीशन के बदले में पैसा ना देके हम शेयर्स दे देते हैं। तो बेटे हमें अब इसकी जर्नल एंट्री सीखनी है। सबसे पहले तो अंडर राइटिंग कमीशन को ड्यू किया जाएगा। क्या अंडर राइटिंग कमीशन एक खर्चा है? जवाब है हाँ। तो अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट हो जाता है डेबिट, क्योंकि ये एक खर्चा है टू अंडर राइटर्स, और अंडर राइटर बन जाते हैं हमारे क्रेडिटर। ठीक है जी। अब अगर अंडर राइटर हमसे पैसा ले ले तो हम एंट्री कर देंगे अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन अगर मान लीजिए कि वो पैसा न लेके शेयर्स ले, तो हम एंट्री कुछ ऐसी बनाएंगे, अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर्स अगर लिए, देखो जी, जब भी हम शेयर्स को इशू करते हैं तब हम शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, ठीक है ना? बेटे अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। मान लीजिए कि अगर हमने शेयर्स को पार पे इशू किया तो एंट्री बनेगी अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ध्यान से मेरी बातें सुनिएगा। मान लीजिए कि 1 लाख रुपए का कमीशन है, तो पहली एंट्री बनेगी अंडर राइटिंग कमीशन डेबिट टू अंडर राइटर 1 लाख। फिर मैं 1 लाख के ही शेयर्स इशू कर रहा हूं, तो अंडर राइटर को डेबिट करूंगा 1 लाख से, और शेयर कैपिटल में भी कितना आएगा? 1 लाख। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये शेयर्स प्रीमियम पे इशू किए जाए तो एंट्री जानते क्या बनेगी? ध्यान से सुनिएगा। अब एंट्री पता है क्या बनेगी? अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट। यहां तो अब भी 1 लाख ही आएगा, फिर टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब बताइए यहां शेयर कैपिटल में कितना है या फिर यहां प्रीमियम में कितना है? तो बेटे इसके लिए मुझे निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ शेयर्स, एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी नंबर ऑफ शेयर्स की। और वो कैलकुलेशन कैसे होती है? हमारा जितना भी अमाउंट पेबल है, जैसे यहां पे अब पेबल कितना है? 1 लाख, उसे मैं डिवाइड कर दूंगा मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। मार्केट वैल्यू का मतलब होता है फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, जितनी भी वैल्यू बनी, मतलब मैंने जितने में मार्केट में बेचा। तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे आएंगे? 1 लाख। अब मान लीजिए 10 रुपए फेस वैल्यू थी और 10 रुपए का ही प्रीमियम है, तो इसका मतलब मार्केट वैल्यू जानते हैं कितनी हो गई? 20। तो शेयर्स आप समझ रहे हैं कितने आएंगे? शेयर्स आ जाएंगे 5,000। इसका मतलब हम 5,000 शेयर्स इशू करेंगे। तो बेटे यहां पे कितना आएगा? 5,000 शेयर्स है, इनटू में फेस वैल्यू 10 रुपए के हिसाब से 50,000। फिर यहां पे भी कितना आएगा? 5,000 शेयर्स है, इनटू में 10, ये भी 50,000। बात समझ में आई है? बोलिए, क्या आपको ये समझ में आया? अंडर राइटिंग कमीशन टू अंडर राइटर्स, फिर अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अगर शेयर्स को पार पे इशू किया गया, और अगर मान लीजिए प्रीमियम पे इशू किया गया तो फिर शेयर कैपिटल के साथ साथ प्रीमियम भी आ जाएगा। लेकिन अगर प्रीमियम आया तो हमें नंबर ऑफ शेयर्स निकालने ही पड़ेंगे, और वो कैसे निकलेंगे? अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू। और जो भी नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे उसको फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो शेयर कैपिटल का अमाउंट आ जाएगा। और अगर नंबर ऑफ शेयर्स को प्रीमियम अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट आ जाएगा। बताओ बेटे जी, अंडर राइटिंग कमीशन समझने में कोई दिक्कत हुई हो तो जल्दी से बताइए। जल्दी से जवाब दीजिए, आप सभी जवाब दीजिए, इतना आलस अच्छा नहीं होता। समझ आ गया है तो जल्दी से बताइए यस सर करके, और अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिए।
ओके जी, ठीक है, तो फिर सबको समझ आ गया। अब बेटे, ये तो था अंडर राइटर्स के लिए, दो एंट्रीज हुई, पहले में हमने कमीशन को ड्यू करा, फिर शेयर्स इशू करे, दैट्स इट। ऐसे ही ऐसे ही हम शेयर्स इशू करते हैं प्रमोटर्स को, ठीक है। अब प्रमोटर्स कौन होते हैं, ये आपने बिजनेस स्टडीज में 11th क्लास में जरूर पढ़ा होगा। खैर नहीं भी पढ़ा हो या पढ़ा हो, मैं तो आपको बताऊंगा ही। तो प्रमोटर कौन होते हैं बेटे? प्रमोटर वो लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि कंपनी को स्टार्ट किया जाए, और वो कंपनी को फिर स्टार्ट भी करते हैं। और जब ये कंपनी फॉर्म हो जाती है तो वो अपने पास सबसे ज्यादा शेयर्स रखते हैं, इस वजह से वो क्या कहलाते हैं? प्रमोटर्स। ठीक है जी। एक तरह से अगर मैं प्रमोटर्स की खाल उधेड़ दूं तो पीछे लिखा मिलेगा कि असली मालिक प्रमोटर्स ही होते हैं। तो बेटे जी, ये होता है प्रमोटर। अब रिलायंस के प्रमोटर कौन है? आप जानते ही हैं, मुकेश अंबानी जी हैं। अगर बात की जाए मारुति उद्योग लिमिटेड के प्रमोटर कौन है, तो इस वक्त पे उनके सबसे ज्यादा शेयर जो है वो एक जापान के पर्सन है, मुझे उनका नाम याद नहीं रहता, उनके पास है। विप्रो के प्रमोटर कौन है? अजीम प्रेम जी हैं। अच्छा जी, इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेशनल कंपनी जो है, बिल गेट्स हैं। अमेजोन के प्रमोटर कौन है? जेफ बेजोस है। ये होते हैं जी प्रमोटर, समझ गए इस बात को? अब बेटे क्या होता है, जैसे ही कंपनी फॉर्म होती है ना, तो ये प्रमोटर उस फॉर्मेशन के बदले में, भाई देखो ऐसा होता है कि कंपनी को फॉर्म करने में कुछ खर्चे हुए होंगे, कंपनी को स्टार्ट करने से पहले के सारे खर्चे प्रमोटर ने करे होंगे। तो प्रमोटर कंपनी के स्टार्ट होते ही उन फॉर्मेशन खर्चों के बदले में खुद को शेयर्स इशू करवा लेता है, ठीक है। तो आप अब जरा देखिए इसमें क्या हमें जर्नल एंट्रीज करनी होती है। सबसे पहली ट्रांजैक्शन है, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट और फॉर्मेशन एक्सपेंसेस ड्यू होने की। बेटे कंपनी अब बन के तैयार हो गई, और इसे इनकॉर्पोरेट करने में जितना भी खर्चा आया या जितने भी फॉर्मेशन एक्सपेंसेस आए, वो सारे के सारे खर्चे प्रमोटर्स ने किए, तो प्रमोटर हमारा क्रेडिटर बन गया। इसके लिए हम एंट्री करते हैं, या तो फॉर्मेशन एक्सपेंसेस को डेबिट करिए, या फिर इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट को डेबिट करिए, इन दोनों में से कोई एक चुन लीजिए। टू प्रमोटर, ये क्या दिखा रहा है जी? इनकॉर्पोरेशन का खर्चा और फॉर्मेशन का खर्चा प्रमोटर ने किया, और वो हमारा क्रेडिटर बन गया। हमारा मतलब किसका? कंपनी का। अब प्रमोटर को हम उसके बदले में शेयर्स इशू कर देंगे। तो बेटे अगर आप शेयर इशू करते हो तो एक अकाउंट तो हमेशा क्रेडिट होगा, दैट इज शेयर कैपिटल। तो एंट्री बनेगी प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर पार पे इशू हुए, और अगर मान लीजिए प्रीमियम पे इशू हुए, तो प्रमोटर टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आएगा। और जैसे कि प्रीमियम आया है इसमें, ठीक वैसे ही आया था अंडर राइटर्स के लिए। तो इन दोनों सिचुएशंस में प्रीमियम आने पे नंबर ऑफ शेयर्स की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो ये बड़ी आसान है, दो दो एंट्रीज होती है, दो एंट्रीज अंडर राइटिंग कमीशन की होती है, और दो एंट्रीज होती है जी प्रमोटर के लिए। प्रमोटर को अगर हम शेयर इशू कर रहे हैं तो या तो फॉर्मेशन एक्सपेंसेस को डेबिट करिए, या फिर इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट को टू प्रमोटर कर दीजिए, फिर प्रमोटर टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। बस इतनी सी एंट्री है। बोलिए जी, समझ में आया या नहीं? जल्दी से जवाब दें, जल्दी जल्दी जवाब दिया करो फटाफट। ओके, वेरी गुड। चलिए जी, समझ आ गया, बच्चों ने मुझे ठेंगा दिखा दिया है। एक्सीलेंट बेटे। अब प्राइवेट प्लेसमेंट के दो केसेस हो गए, अंडर राइटर को शेयर इशू करना और प्रमोटर को शेयर इशू करना। अब मैं आ रहा हूं
तीसरे केस पर, जो कि है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, या फिर इस टॉपिक को हम कह सकते हैं इशू ऑफ शेयर टू वेंडर्स। वेंडर का मतलब हिंदी में विक्रेता होता है। वेंडर या विक्रेता को आप ऐसा समझ लीजिए वो व्यक्ति होता है जो सामान बेचता है। ठीक है, तो बेचने वाले को हम क्या कहते हैं हिंदी में? विक्रेता। और इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? वेंडर। आप सोचो बेटे ध्यान से, मान लीजिए कि हमारी एक कंपनी है रिलायंस, और हमने जाके कहीं पे जमीन खरीदी, आप समझिए आधा रेवाड़ी शहर खरीद लिया, ऐसा मान लीजिए। ठीक है जी। अब आप एक बात बताइए, जिन लोगों से हमने ये जमीन खरीदी वो हमसे पैसे लेंगे, लेकिन हम उन्हें पता है क्या ऑफर करते हैं कि साहब हमसे पैसे मत लो, हमसे शेयर्स ले लो। आपको क्या लगता है वो इस बात पे एग्री कर जाएंगे? अरे भाग के कर जाएंगे। अगर उनके अंदर दिमाग है तो वो तो ये समझिए गंगा नहा गए। बेटे मुफ्त में बैठे बिठाए शेयर्स मिल जाएं तो आप समझिए कि वारे न्यारे हो गए। तो कुछ ऐसा ही यहां पे होने वाला है। हम इसमें क्या सीखने वाले हैं कि एक कंपनी दूसरी कंपनी से कुछ एसेट्स खरीदेगी या फिर उसका पूरा बिजनेस ही खरीद लेगी, और उसको बदले में पता है क्या देती? शेयर्स। ये होता है जी। अभी मैं इसमें आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, प्रैक्टिकल लाइफ से एग्जाम्पल है। जैसे कि अब आप देखिए, आपने फेसबुक जरूर यूज किया होगा और व्हाट्सएप भी जरूर यूज किया होगा। जानते हैं फेसबुक एक यूएस बेस्ड इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है जिसके प्रमोटर हैं मार्क जुकरबर्ग। इन्होंने आज से लगभग 4 या 5 साल पहले व्हाट्सएप को खरीद लिया था। व्हाट्सएप पहले एक सेपरेट प्लेटफॉर्म होता था, लेकिन फेसबुक ने व्हाट्सएप को बेटे जी खरीद लिया। ठीक है, अब आप एक बात बताइए, आप जानते हैं फेसबुक ने व्हाट्सएप के ओनर को बदले में क्या दिया होगा? पैसा? अरे भूल जाओ, पैसा नहीं लिया व्हाट्सएप के ओनर ने। व्हाट्सएप के ओनर ने कुछ तो पैसा लिया था और कुछ शेयर्स लिए थे। जानते हैं शेयर्स क्यों लिए? वो तो चाहता था कि सारे ही शेयर्स दे दो, लेकिन फेसबुक ने कहा नहीं, हम सारे शेयर्स नहीं देंगे, हम कुछ तो पैसा देंगे। इस वक्त पे बेटे जी पूरे वर्ल्ड में सोशल मीडिया में अगर कोई नंबर 1 कंपनी चल रही है तो वो है फेसबुक। ऐसा सुनने में आया था कि 2007 में 2005 में जब सबसे पहला आईपीओ आया था फेसबुक का, जिसने फेसबुक के शेयर्स खरीद लिए उनकी प्रॉपर्टी करीब 25 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गई है। नाउ यू कैन इमेजिन, इट्स हार्डली ए स्पैन ऑफ 15 ईयर्स। 2005 में मैंने 12th की है, सॉरी 2006 में मैंने 12th की है और 2020 में आप कर रहे हैं, तो इट्स स्पैन ऑफ ओनली 14 ईयर्स। 14 साल पहले मैं क्या था? स्टूडेंट। आज एक टीचर हूं। इसी बीच में कोई 25 गुना अपनी प्रॉपर्टी को मल्टीप्लाई कर गया, और वो भी बैठे बिठाए। घर में बैठे बैठे 5 स्टार खा रहे थे। कभी कुछ न करना भी बहुत कुछ होता है, और उसके बदले में इनकी प्रॉपर्टी 25 गुना मल्टीप्लाई हो गई। ये होता है जी शेयर्स का कमाल। तो व्हाट्सएप को बेटे, उसने व्हाट्सएप को खरीदा और बिजनेस को, और उसके बदले में क्या दे दिए? शेयर्स। तो हम यहाँ पे इसी तरह की बात कर रहे हैं कि हम किसी से एसेट्स खरीद लाएंगे और उसके बदले में शेयर्स दे देंगे, या फिर किसी कंपनी का पूरा बिजनेस खरीद लेंगे और उसके बदले में शेयर्स ले लेंगे। तो इस पूरे टॉपिक में 2 सिचुएशन रहेगी। पहली सिचुएशन ये है कि हम शेयर्स को इशू करेंगे अगेंस्ट परचेज ऑफ एसेट।
मतलब हम खरीदेंगे एसेट और उसके बदले में क्या इशू कर देंगे, शेयर्स। फिर मैं आपको दूसरी सिचुएशन बताऊंगा जिसमें हम खरीदेंगे पूरा बिजनेस और उसके बदले में शेयर्स इशू करेंगे। हाल फिलहाल में अभी हम देखते हैं कि अगर हमने एसेट्स खरीदा हो और उसके बदले में शेयर्स इशू किए जाए तो क्या एंट्री होती है। देखिए जरा, फॉर परचेज ऑफ एसेट, बेटे जी आपको पता ही है एसेट को अगर आप खरीदते हो तो आप एंट्री क्या करते हो, एसेट्स आपके पास आ जाते हैं तो एसेट्स को कर दिया जाता है डेबिट, और जो बेचने वाला होता है उसका नाम आ जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में वो नाम ना गिवन हो तो आप हमेशा यूज करिएगा वेंडर। तो मतलब एसेट को खरीदने की एंट्री कंपनी क्या करेगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। लेकिन अगर मान लीजिए उस एसेट का नाम गिवन है, नाम जैसे कि मशीनरी गिवन है, फर्नीचर गिवन है, तो मैं मशीनरी को, फर्नीचर को या फिर कोई और भी नाम हो उसे डेबिट करूंगा। लेकिन अगर नाम ना गिवन हो ना तो डेबिट पता है क्या करिएगा, सन्ड्री एसेट्स। ठीक है, तो ये तो हमने खरीदे जी एसेट, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। ओके, यहां मैंने एक नोट भी लिखवाया है कि अगर सेलर का नाम ना गिवन हो क्वेश्चन के अंदर तो आप नेम ना यूज करके क्या यूज करेंगे, वेंडर। और अगर नाम गिवन है तो आप उस सेलर का नाम यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ वेंडर। बात पल्ले पड़ गई। तो ये तो हो गई एसेट को खरीदने की एंट्री। अब वेंडर हमारे क्रेडिटर बन गए। वेंडर हमसे कहते हैं कि साहब हमें पैसा दे दो, या फिर कई बार पैसे की जगह बिल ऑफ एक्सचेंज भी दिया जा सकता है। तो हम उसके लिए एंट्री बनाएंगे वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, अगर पैसा दिया। और अगर आपने मान लीजिए बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर लिया तो आप उसके लिए क्या क्रेडिट करेंगे, बिल्स पेबल अकाउंट। ये बात समझ में आ गई। तो ये एंट्री होती है जी। हाँ जी बेटे, समझ में आ गया आपको। अगर भैया देखो ऐसा है, पेमेंट करने के कई मोड हो सकते हैं। कैश में किया तो बैंक को क्रेडिट करो, ध्यान रखिएगा कैश क्रेडिट मत कर दीजिएगा क्योंकि बैंक कभी भी कैश में डील नहीं करता है। इसके अलावा अगर बिल ऑफ एक्सचेंज दिया है तो बिल्स पेबल को क्रेडिट करो। ठीक है, और इसके अलावा अगर शेयर्स इशू किए जाएं तो एंट्री क्या बनेगी, इशू ऑफ शेयर टू वेंडर। तो एंट्री बनेगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अगर पार पे शेयर इशू हुए। और अगर मान लीजिए प्रीमियम पे शेयर्स इशू हुए तो एंट्री बनेगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी इसमें आ जाएगा। और अगर मान लीजिए प्रीमियम आया तो बेटे नंबर ऑफ शेयर्स हमें यहां पे भी निकालने पड़ेंगे क्योंकि शेयर कैपिटल और प्रीमियम का अमाउंट डायरेक्टली पता नहीं चल पाएगा। और नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकाले जाते हैं ये मैंने यहां पे लिखवा भी दिया है, अमाउंट पेबल टू वेंडर, ठीक है जी, या फिर प्रमोटर या फिर अंडर राइटर, जितना भी अमाउंट पेबल है बस उसे किससे डिवाइड कर दीजिए, एक शेयर की मार्केट वैल्यू। और एक शेयर की मार्केट वैल्यू निकलती कैसे, जितने में आपने शेयर इशू किया, मतलब फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। इस तरीके से काम करना होता है जी हमें जब हम शेयर्स इशू करते हैं किसे, वेंडर को। पहले हम एसेट खरीद लेते हैं तो एसेट टू वेंडर, और अगर आपने कैश दे दिया तो वेंडर टू बैंक, अगर आपने बिल ऑफ एक्सचेंज दिया तो वेंडर टू बिल्स पेबल, शेयर्स अगर आपने पार पे दिए तो वेंडर टू शेयर कैपिटल, और अगर प्रीमियम पे दिए तो वेंडर टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। आइए इसी में बेस्ड एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए जरा इस एग्जांपल से आपको ये कंसीडरेशन अदर देन कैश वेंडर वाला क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ए लिमिटेड ने परचेज की है मशीनरी बी लिमिटेड से वर्थ ₹50 लाख। ए लिमिटेड मशीनरी खरीद रहा है जी बी लिमिटेड से 50 लाख की, और पेमेंट के लिए 5 लाख वाज पेड इन कैश। 5 लाख में से 5 लाख रुपए कैश में दे दिए, बाकी के अमाउंट के लिए शेयर्स इशू कर दिया। बाकी का अमाउंट मतलब 45 लाख रुपए चुकाने के लिए शेयर्स इशू किए गए। अब यहां पे दो सिचुएशन बताइए कि आप एंट्रीज करके दिखाइए अगर शेयर्स इशू हुए पार पे, आप एंट्री करके दिखाइए अगर शेयर्स इशू हुए हैं प्रीमियम पे,
₹5 के। ओके, चलिए अब एंट्री करते हैं। जर्नल, पहले तो एक बात समझ लीजिए कि हमें एंट्री करनी किसकी बुक में होती है। देखो बेटे, चैप्टर का नाम है इशू ऑफ शेयर, तो हमें इन दोनों में से उस कंपनी की बुक्स में ही एंट्री करनी है जो शेयर्स इशू करेगी, और शेयर कंपनी वो इशू करेगी जो खरीदार है, क्योंकि वो खरीदेगी और उसको चुकाने के लिए वो शेयर्स इशू करेगी। इसका मतलब आपको किसकी बुक्स में एंट्री करनी होगी? ए लिमिटेड। तो यहां लिख दीजिए बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। सबसे पहले मशीनरी खरीदी गई है बी लिमिटेड से 50 लाख की, तो बड़ी सिंपल सी एंट्री है, मशीनरी अकाउंट डेबिट 50 लाख टू बी लिमिटेड 50 लाख। ओके, फिर हमने बी लिमिटेड को 5 लाख रुपए कैश में दिए, तो इसके लिए एंट्री बनेगी बी लिमिटेड डेबिट टू बैंक 5 लाख। फिर पहले मैं शेयर्स को इशू कर रहा हूं जी पार पे, तो बी लिमिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल, बाकी का बचा हुआ अमाउंट आ जाएगा 45 लाख। लेकिन अगर मान लीजिए प्रीमियम पे इशू किया, तो अगर प्रीमियम पे इशू किया, हाँ, यहां पे सुजल का क्वेश्चन है कि सर फेस वैल्यू कितनी है। बेटे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अगर क्वेश्चन में फेस वैल्यू गिवन ना हो तो इसे हमेशा ही 10 रुपए मानिएगा। शेयर्स की फेस वैल्यू को हमेशा 10 रुपए मानिए। अब बेटे यहां पे 5 रुपए के प्रीमियम पे इशू हो रहा है और फेस वैल्यू है 10 रुपए, तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे ये बताओ शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी? 15 रुपए। अब देखिए जरा, अगर शेयर्स को इशू किया जाएगा तो एंट्री क्या होगी? बी लिमिटेड डेबिट। ध्यान दीजिएगा, बी लिमिटेड तो डेबिट 45 लाख से ही होगा, क्योंकि हमें इतना पैसा उसे देना है। टू शेयर कैपिटल आएगा और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। शेयर कैपिटल में और प्रीमियम में अमाउंट कितना आएगा, इसके लिए हमें नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ेंगे, और वो कैसे आएंगे? अमाउंट पेबल यानी कि 45 लाख डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू यानी कि 15, तो शेयर्स आ गए 3 लाख। ठीक है बेटे, अब शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट आएगा? 3 लाख इंटू में जितनी फेस वैल्यू है 30 लाख, और प्रीमियम में आएगा 3 लाख इंटू में 5 जितना प्रीमियम था। बोलो जी, क्या आप सबको ये समझ में आ गया? जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं आपको होमवर्क देने वाला हूं अब इसमें। हाँ जी बेटे जी, लास्ट क्लास में हमने टॉपिक जो स्टार्ट किया था वो था प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर। मैंने आपको इसका मतलब बता दिया था। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर का मतलब होता है कि हम अपने प्राइवेट सोर्सेज में ही शेयर्स को इशू कर दें। इसमें मैंने आपको बताया कि 3 केसेस कवर्ड हैं आपके सिलेबस में। पहला, अगर आप अंडर राइटर्स को शेयर इशू करें। दूसरा, अगर आप प्रमोटर्स को शेयर्स इशू करें। इन दोनों के दो दो जर्नल एंट्रीज होती है, एक ड्यू करने की और एक शेयर इशू करने की, बस। फिर हमने स्टार्ट किया था कंसीडरेशन अदर देन कैश, यानी कि हम अपने वेंडर को, हमने किसी से एसेट खरीदा और उस एसेट खरीदने के बदले में शेयर्स इशू कर दिए। इसकी जर्नल एंट्रीज मैंने आपको कराई, इसका एग्जाम्पल भी कराया और आपको घर से होमवर्क भी दिया करने के लिए। आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो है सिचुएशन नंबर 2। देखिए यहां पे सिचुएशन 1 ये थी कि शेयर्स को इशू किया गया था अगेंस्ट परचेज ऑफ एसेट्स। अब हम ये सीखेंगे कि अगर हमने किसी का बिजनेस खरीदा है, बिजनेस खरीदा और उस बिजनेस के बदले में एसेट्स को इशू कर दिया, ये सीखने वाले हैं। चलो बेटे अब जरा ध्यान से देखो, देखिए जरा, देखिए ऐसा है कि जो टॉपिक अभी हम कर रहे हैं ये वाला टॉपिक अगले चैप्टर में भी रिपीट होगा, तो बहुत ध्यान से करिए। और आप समझ लीजिए अगर 2 चैप्टर में कोई सिमिलर टॉपिक है तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, एग्जाम में बहुत बार ये पूछा जाता है। देखो बेटे जी, आप बात जरा ध्यान से समझिएगा।
दो कंपनियों के बीच में मैं आपको एक कहानी बना के ये टॉपिक समझाऊंगा। ये है ए लिमिटेड, ठीक है, और ये है जी दूसरी कंपनी जिसका नाम है बी लिमिटेड। बी लिमिटेड अपना बिजनेस बंद कर रही है और ए लिमिटेड इसके बिजनेस को खरीदने में इंटरेस्टेड है। वो बी लिमिटेड से आके बात करता है और इससे कहता है कि हम आपका बिजनेस खरीदना चाहते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, अगर मुझे बी लिमिटेड का बिजनेस खरीदना है तो मुझे इसमें उसकी किन चीजों की कीमत चुकानी पड़ेगी? बेटे, बिजनेस में जितने भी एसेट्स हैं हमें वही तो खरीदने होते हैं। आप बात समझ रहे हैं? भाई देखो, एसेट्स में बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, लैंड, ये सारी चीजें इंक्लूडेड होती है। तो हमें अगर मान लीजिए बी लिमिटेड का बिजनेस खरीदना है तो हमें उसके क्या खरीदने होंगे? एसेट्स। अब मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि इस कंपनी के पास एसेट है 10 लाख रुपए के, ठीक है, एसेट्स है 10 लाख रुपए के। अब हमारे और इनके बीच में बातचीत होती है कि भैया 10 लाख रुपए के एसेट्स हैं, तो हम आपको 10 लाख रुपए दे देते और आपका बिजनेस हमारा हो गया। लेकिन बिजनेस में एसेट्स के साथ साथ जानते हैं एक और चीज भी कैरी करती है, वो है लाइबिलिटीज। मतलब हम इसके पास गए और हम कहते हैं साहब आपके पास 10 लाख रुपए के एसेट्स है, आप हमें अपना बिजनेस बेच दीजिए। बी लिमिटेड कहते हैं जी ठीक है, मैं आपको अपना बिजनेस बेच दूंगा, लेकिन इस 10 लाख के एसेट में मेरे ऊपर कुछ उधार भी है, मतलब मेरी कंपनी के ऊपर कुछ उधार भी है, और वो उधार है 2 लाख रुपए। लाइबिलिटीज है, इसका मतलब 2 लाख। और बेटे आप अच्छे से जानते हो कि बैलेंस शीट में यही दो चीजें आती है, एसेट्स और लाइबिलिटीज। तो हमें बैलेंस शीट देख के पता चल गया कि 10 लाख के एसेट्स है और 2 लाख की इसके पास लाइबिलिटी है। तो जानते हो हम बी लिमिटेड से अब सौदा कितने में करेंगे? अगर हम 10 लाख के एसेट खरीद के आते हैं तो हमारे ऊपर 2 लाख रुपए का उधार हो जाएगा। तो हिसाब से मुझे पता है कितने रुपए देने चाहिए बी लिमिटेड को। इसके बिजनेस की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इसके बिजनेस की वैल्यू होनी चाहिए 10 लाख माइनस 2 लाख, यानी कि एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस कर दो। तो बी लिमिटेड के ऑनर को मुझे कितने रुपए देने चाहिए? 8 लाख। इसी 8 लाख को हम वैल्यू ऑफ बिजनेस भी कह देते हैं और कई बार इसे हम नेट एसेट्स भी कह देते हैं। नेट एसेट्स इसलिए कह देते हैं क्योंकि ये एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस कर कर आता है, और वैल्यू ऑफ बिजनेस इसे इस वजह से बोल दिया जाता है क्योंकि बिजनेस के ऑनर को हमें इतना पैसा देना है। ओके, तो बेटे हमारी इसके साथ बातचीत अब होती है। अब जरा देखना, अब आगे बात समझना। हमने बी लिमिटेड कंपनी को खरीदने का सोचा तो हमने इनकी बैलेंस शीट मंगवाई। बैलेंस शीट में एसेट्स और लाइबिलिटीज मिले। एसेट्स 10 लाख के और लाइबिलिटीज हमें मिली है 2 लाख रुपए की, ठीक है। एसेट्स है 10 लाख के और लाइबिलिटीज है जी कितने की? 2 लाख रुपए की। तो इसका मतलब इसके बिजनेस की वैल्यू कितनी हुई? 8 लाख रुपए। अब मैं बी लिमिटेड के साथ बातचीत करता हूं। मैं बी लिमिटेड से कहता हूं कि बी लिमिटेड, तुम्हारे नेट एसेट्स 8 लाख रुपए के हैं, ये 8 लाख रुपए पकड़ो, ठीक है। देखो जरा, नेट एसेट कितने डिसाइड हुए? 8 लाख रुपए। हम इसे कहते हैं 8 लाख रुपए पकड़ो और घर जाओ, और आज से तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारे सारे एसेट्स हमारे हुए। बी लिमिटेड कहता है मैं तुम्हें 8 लाख में नहीं बेचूंगा, मैं इतने सालों से बिजनेस कर रहा हूं, मैंने बी लिमिटेड का नाम बनाया हुआ है, मुझे इससे कुछ ज्यादा पैसा चाहिए।
तो हम उससे बात करते हैं कि कितना ज्यादा चाहिए। वो कहता है कि देखो ऐसा है कि मैं तुम्हें 8 लाख का बिजनेस 12 लाख में बेचूंगा, खरीदना है तो खरीदो। बेटे 8 लाख की चीजें 12 लाख में बिक रही है, क्या हमें खरीदना चाहिए? जवाब है, अगर इस बिजनेस की गुडविल वाकई ही में इतनी है कि इसके पास कस्टमर बहुत आते हैं, तो इट इज बेटर टू पे 12 लाख रुपए। कहने का मतलब हम महंगा भी खरीदने को तैयार हो जाएंगे अगर हमें लगता है कि वाकई में इस बिजनेस में कुछ गुडविल है। तो एक बात आपके दिमाग में ये आ जानी चाहिए, जितनी बिजनेस की वैल्यू है, कई बार बिजनेस उससे ज्यादा महंगा बिक जाता है। और वो जानते हैं किस वजह से बिकता है? क्योंकि उस बिजनेस की गुडविल होती है। जैसे कि यहां पे है 4 लाख रुपए की गुडविल, समझे? तो हमने अगर मान लीजिए 8 लाख का बिजनेस 12 लाख में खरीदा, तो इसका मतलब हमने 4 लाख रुपए किस चीज के दिए? गुडविल के। अब ऐसा होता है जी, ये 8 लाख का बिजनेस है और मान लीजिए बी लिमिटेड मजबूरी में फंसा हुआ है, इसे पैसे की बहुत हार्ड एंड फास्ट रिक्वायरमेंट है, बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो ऐसी सिचुएशन में ये अपने बिजनेस के एसेट्स को उनकी तय कीमत से भी सस्ता बेचने को तैयार हो जाएगा। मान लीजिए कि वो 7 लाख रुपए में बेचने को तैयार हो जाता है। तो अब आप एक बात बताइए, 8 लाख रुपए का बिजनेस आपने कितने में खरीद लिया? 7 लाख रुपए में। क्या आपने अपने बिजनेस को महंगा खरीदा या सस्ता? जवाब है सस्ता खरीदा। और कितना सस्ता खरीदा है आपने? 1 लाख रुपए। तो बेटे अगर आप 8 लाख की चीज 7 लाख रुपए में खरीद आए, तो ये आपका होता है प्रॉफिट। और जानते हैं किस तरह का प्रॉफिट होता है? ये होता है जी कैपिटल प्रॉफिट। और जितने भी कैपिटल प्रॉफिट होते हैं बेटे, उन सब के लिए एक रिजर्व बना हुआ है, वो है कैपिटल रिजर्व। इसका मतलब ये, बिजनेस जो होता है वो महंगा और सस्ता दोनों तरीके से बिक सकता है। महंगा अगर बिकता है तो इसका मतलब हमने जो एक्स्ट्रा पैसा दिया वो गुडविल का दिया। क्योंकि हम कोई पागल नहीं है, 8 लाख की चीज 12 लाख में खरीद लाएंगे। वो तभी लाएंगे जब 4 लाख रुपए की हमें उसमें एडवांटेज दिखे। ठीक है? नहीं समझे अभी भी बात? तो मैं और इलेबोरेट करता हूं। बेटे ये पेन देखो जरा ध्यान से। मैं आपको इस पेन की कीमत बता देता हूं, मार्केट में 10 रुपए है। और मैं आपसे कहता हूं कि बेटे जी इस पेन को मैं 2,000 रुपए में बेचूंगा, बताइए खरीदना है या नहीं? मैं 2,000 रुपए में इस पेंटोनिक के पेन को बेचूंगा। आप तैयार हैं क्या 10 रुपए के पेन को 2,000 रुपए में खरीदने के लिए? हाँ या ना में जवाब दीजिए। तैयार हैं? जवाब बच्चे दे रहे हैं कि नहीं सर, हमें क्या इतना मूर्ख समझा है? 2,000 में तो हम ऐसे 200 पेन खरीद देंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटे, आप ये पेन नहीं खरीदेंगे। लेकिन अब स्टोरी में क्लाइमेक्स आता है। मैं आपसे कहता हूं कि बेटे ये एक ऐसा पेन है जिससे अगर आपने रात को एक कागज पे लिख दिया कार, और वो भी कौन सी? फरारी। और ये कागज, बस इतना कागज फाड़ के तकिए के नीचे रख के अगर आप सो गए, तो जब सुबह उठोगे तो आपके पास फरारी गाड़ी मिलेगी। कहने का मतलब ये एक जादुई पेन है जिससे आपकी सारी विश पूरी हो जाएंगी। क्या अब आप इसे 2,000 रुपए में खरीदने को तैयार है या नहीं? हाँ या ना बोलो बेटे। 2,000 छोड़ो,
अब तो आप अपने घर की प्रॉपर्टी तक बेच दोगे और कहोगे ये पेन हमें दो। हाँ, बिल्कुल सही। अगर ये ऐसा पेन होता तो मैं इतनी कम कीमत में नहीं बेचता। ठीक है जी। बेटे मेरी बात सुनो ध्यान से। एक साधारण से पेन की कीमत पता है कब बदल गई? जब इसके अंदर कोई एडवांटेज छिपी हुई दिखी। देखिए, ये एडवांटेज ही गुडविल होती है। जैसे 8 लाख के एसेट से अगर आपको हायर प्रॉफिट होगा तो आप उसके लिए 12 लाख भी देने को तैयार हो जाएंगे। समझ गए इस बात को? इस वजह से बिजनेस महंगा बिक जाता है और सस्ता भी बिक जाता है जब बेचने वाले को जल्दी होती है। तो देखिए, मैंने आपको यह समझाया बिजनेस की डीलिंग में क्या होता है। जब हम बिजनेस खरीदने जाते हैं तो हमारे पास केवल एसेट्स नहीं, उस बिजनेस की लाइबिलिटीज भी आ जाती है। तो ऐसे में हम पता लगाते हैं कि उस बिजनेस का नेट एसेट कितना है। नेट एसेट्स एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज करके आता है। जैसे यहां पे आया था 10 लाख में से 2 लाख रुपए की लाइबिलिटीज माइनस करके 8 लाख रुपए। अगर मैंने अब 8 लाख से ज्यादा पैसे दिए तो मैं कहूंगा कि बिजनेस महंगा खरीदा गया, मैंने एक्स्ट्रा पैसे गुडविल के दिए। और अगर मान लीजिए मैंने आप बिजनेस के कम पैसे दिए, नेट एसेट से कम दिए, बिजनेस की वैल्यू से कम दिए, तो इसे हम कहते हैं कि हमने सस्ता खरीद लिया बिजनेस को और हमारा फायदा हो गया। तो ये बनता है कैपिटल रिजर्व। ओके, बात समझ में आ गई? बेटे ये जो मैं आपको बता रहा हूं, तय करना कीमत 12 लाख तय हुई, 7 लाख तय हुई, इसे अंग्रेजी में कहा जाता है परचेज कंसिडरेशन। क्या कहा जाता है जी? परचेज कंसिडरेशन, मतलब परचेज करने की कीमत। ठीक है जी। तो अब आप एक बार जरा देखिए, हमारे पास गुडविल कब आता है? गुडविल तब आता है जब परचेज कंसिडरेशन ज्यादा होता है नेट एसेट से। यहां देख लीजिए, जब आप महंगा खरीदते हैं परचेज कंसिडरेशन आपका ज्यादा होता है किससे? नेट एसेट से, तो गुडविल आता है। और कैपिटल रिजर्व कब आता है? जब आपका परचेज कंसिडरेशन कम होता है नेट एसेट से, मतलब आपने पैसा कम दिया नेट एसेट से, तब कैपिटल रिजर्व आता है। और अगर मान लीजिए परचेज कंसिडरेशन बराबर है नेट एसेट्स के, तो बेटे जी इसमें मतलब यह है कि जितने के नेट एसेट थे आपने उतनी ही कीमत चुकाई, ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ। समझ गए? तो बिजनेस को खरीदते वक्त हमारा फायदा और नुकसान हो सकता है, लेकिन नुकसान को हम नुकसान ना बोल के गुडविल बोलते हैं, और फायदे को हम फायदा ही बोलते हैं, कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं। और कैपिटल प्रॉफिट सारे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है जी। इसी को हमें अब इस पूरे प्रोसेस की जर्नल एंट्री सीखनी है कि जब हम बिजनेस को महंगा खरीदते हैं तब क्या एंट्री होती है, और जब सस्ता खरीदते हैं तब क्या एंट्री होती है। अब बेटे जैसे देखो, यहां मैंने खरीदा 12 लाख में और यहां खरीदा 7 लाख में, ये क्या कहलाएगा? परचेज कंसिडरेशन, मतलब इतने पैसे मुझे वेंडर को देने। अब मैं वेंडर से कहूंगा पैसे चाहिए या शेयर चाहिए, तो जैसे ही शेयर्स का नाम आएगा तो वेंडर एक हाथ की जबान बाहर निकाल के लटका देगा कि मुझे तो शेयर्स ही चाहिए। फिर हम उसे शेयर्स इशू करते हैं। बस इस टॉपिक में मुझे आपको यही बातें समझा दी है। मैंने आपको कल नोट सेंड किए थे, उम्मीद करता हूं कि आप में से ज्यादातर बच्चों ने लिख लिए होंगे। जिन्होंने नहीं लिखे, बेटे प्लीज लिख लीजिएगा, समय बर्बाद ना करिएगा। समय आपका है, अगर आपने इस वक्त पे इसे बर्बाद किया तो मार्च के महीने में ये समय आपको रुलाएगा। ठीक है जी। आपको मार्च के महीने में इसका एहसास नहीं होगा, लेकिन हीट जरूर फील होगी, और जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके बाद पूरी जिंदगी इस एहसास को अपने कंधे पे लिए डोलते रहोगे। कोई आपके इस बोझ को उतार नहीं पाएगा। चलिए अब देखिए बेटे, ये है सिचुएशन 2, इशू ऑफ शेयर्स अगेंस्ट परचेज ऑफ बिजनेस। हमने बिजनेस खरीदा
और उसके अगेंस्ट में शेयर्स इशू किए। बिजनेस खरीदने का मतलब है मैं दो चीजें खरीदूंगा, एसेट्स और लाइबिलिटीज। और बिजनेस की वैल्यू यानी कि नेट एसेट्स हमारे कैसे आते हैं, नेट एसेट्स कह लीजिए इसे, या फिर बिजनेस की वैल्यू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। यहां मैंने वैसे लिखा भी है कि ये नेट एसेट्स होता है, और इसे कैपिटल एम्प्लॉयड भी कई बार बोल दिया जाता है कि कितना पैसा लगा हुआ है मालिक का। ठीक है, अब बिजनेस खरीदा जा सकता है हाइयर प्राइस पे देन बिजनेस वैल्यू, और मे बी एट लोअर प्राइस देन बिजनेस वैल्यू। महंगा और सस्ता खरीदा जा सकता है। परचेज कंसिडरेशन क्या होता है जो हम प्राइस पे करते हैं बिजनेस के लिए, ये मैंने आपको सब बता दिया है। महंगा खरीदना, महंगा खरीदना मतलब आपको क्या मिलेगा इसमें, गुडविल। और गुडविल किस तरीके से आती है, आपका परचेज कंसिडरेशन ज्यादा होगा बिजनेस वैल्यू से, मतलब आप जितना पे कर रहे हैं वो बिजनेस की कीमत से ज्यादा होगा। तो जितना पे किया उसमें से बिजनेस की कीमत घटा दीजिए, बाकी क्या है, गुडविल। और ऐसे ही होता है सस्ता खरीदना, कैपिटल रिजर्व इसे बोलते हैं, और ये हमारे लिए फायदा होता है। ये कैसे आता है जी, इसमें बिजनेस की वैल्यू ज्यादा होती है और जो हमने प्राइस पे किया वो कम होता है, तो माइनस करके आ जाता है। ओके, अब देखिए जरा मैं आपको इसमें एग्जाम्पल बताता हूँ। 3 एग्जाम्पल करेंगे जी और सारी चीजें इससे क्लियर हो जाएंगी। देखते हुए चलिएगा। पहला हम महंगा खरीदने वाला कर रहे हैं, मतलब इस एग्जाम्पल में गुडविल आएगा। और वो कैसे आएगा आप जरा ध्यान से देखिएगा। मैं जितनी बातें बताऊं उन्हें बहुत गंभीरता से सुनिएगा। ए लिमिटेड ने परचेज किया है रनिंग बिजनेस ऑफ बी लिमिटेड एट ए परचेज कंसिडरेशन ऑफ ₹11 लाख। 11 लाख रुपए परचेज कंसिडरेशन दोनों के बीच में तय हो गया है, मतलब 11 लाख रुपए देने। डेट ऑफ परचेज पे बी लिमिटेड के पास एसेट्स थे 10 लाख के और लाइबिलिटीज थी 2 लाख रुपए की। ठीक है बेटे, अगर एसेट्स है 10 लाख और लाइबिलिटीज है 2 लाख, बताइए नेट एसेट्स कितने हुए, 8 लाख रुपए। ठीक है जी, 8 लाख रुपए के एसेट्स है और हम उसके बदले में कीमत कितनी चुका रहे हैं, 11 लाख। इसका मतलब हम कितना महंगा खरीद रहे हैं, 3 लाख। ये जो 3 लाख रुपए आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं, बस बेटे इसी को क्या कहा जाता है, गुडविल। आगे पढ़िए। फॉर सेटलमेंट, सेटलमेंट के लिए हमने 7% प्रेफरेंस शेयर्स को इशू किया एट द रेट ऑफ ₹11 पर शेयर एज फुल्ली पेड। हमने 7% प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं ₹11 पर शेयर पे, फुल्ली पेड मानते हुए। बेटे इसका मतलब ये है कि इसकी फेस वैल्यू जो है शेयर्स की वो कितनी है, ₹10। क्योंकि शेयर्स की अगर फेस वैल्यू ना बताई जाए तो आप उसे हमेशा ₹10 मानेंगे। तो ₹10 का शेयर है, आप उसे कितने में इशू कर रहे हैं जी, 11 में। इसका मतलब आप प्रीमियम पे अपने शेयर को इशू कर रहे हैं, ₹1 का प्रीमियम है। हमें जर्नल एंट्रीज बनानी है। तो बेटे पहले तो इसमें ट्रांजैक्शन को समझो। पहली ट्रांजैक्शन है बिजनेस को खरीदना, एक तो एंट्री होगी जी इसकी। दूसरी ट्रांजैक्शन है फिर शेयर्स को इशू करना, दूसरी एंट्री होगी जी शेयर इशू करने की। कुल मिला के 2 ही एंट्री होगी। ठीक है, पहली खरीदने की और दूसरी शेयर इशू करने की। अब एक और बात मेरी दिमाग में बिठा लीजिए एंट्री देखने से पहले। 2 एंट्री कर रहे हैं, खरीदना और शेयर इशू करना। बेटे मुझे एक बात बताइए, सस्ता और महंगा किस एंट्री में आना चाहिए? सस्ता और महंगा शेयर इशू करने वाली एंट्री में नहीं आता है बेटे। महंगा और सस्ता तो खरीदना होता है। समझ रहे हैं आप इस बात को? आप या तो महंगा खरीदते हैं या सस्ता खरीदते हैं, शेयर सस्ते या महंगे इशू नहीं होते। तो पहली कसम ये खाओ कि मैं गुडविल और कैपिटल रिजर्व को खरीदने वाली एंट्री में दिखाऊंगा, बिजनेस वाली खरीद एंट्री जो है उसमें दिखाऊंगा। पहली एंट्री हमेशा खरीदने की होगी।
तो बेटे आप बिजनेस खरीदते हो तो एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों आते हैं। एसेट्स का बैलेंस होता है डेबिट, तो जब ये हमारे पास आएंगे तो डेबिट होंगे, और लाइबिलिटीज का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो जब लाइबिलिटीज आएंगी तो ये क्रेडिट होंगी। ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन में हमें परचेज कंसिडरेशन गिवन है 11 लाख, गिवन है ना। तो बेटे एक बात और ध्यान से सुनिए, अगर परचेज कंसिडरेशन गिवन हो तो जर्नल एंट्री पता है कैसे बनानी है। पहले सन्ड्री एसेट्स को करिए डेबिट 10 लाख, फिर एक लाइन का गैप छोड़िए। अगर क्वेश्चन के अंदर परचेज कंसीडरेशन गिवन है तो हम एक लाइन का गैप छोड़ देंगे आफ्टर सन्ड्री एसेट्स। वो इसलिए छोड़ते हैं ताकि सस्ता और महंगा गुडविल और कैपिटल रिजर्व उस छूटी हुई लाइन में दिखाया जा सके। ठीक है, तो पहले सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 10 लाख, एक लाइन का गैप, फिर लिखेंगे सन्ड्री लाइबिलिटीज 2 लाख। ठीक है जी, फिर लिखेंगे टू वेंडर, हमने वेंडर को अपना क्रेडिटर बनाना है, टू बी लिमिटेड, और इसमें हमेशा ही पीसी आएगा, परचेज कंसिडरेशन, जितना हमें इसे प्राइस देना है। बेटे हमारा जितना उसके साथ तय होगा हम उतना ही तो उसे अपना कर्जदार बनाएंगे। ठीक है बेटे जी। अब क्रेडिट का टोटल करेंगे 11 लाख, डेबिट का टोटल कर रहे हैं 10 लाख। कितना डिफरेंस आ रहा है? 3 लाख। बस वो और कुछ नहीं, गुडविल का ही डिफरेंस है। तो यहाँ एक छूटी हुई लाइन में गुडविल अकाउंट डेबिट कर दीजिए, और ब्रैकेट में अगर लिखना चाहे, ध्यान से सुनिए, मर्जी है आपकी, भले मत लिखिए। बैलेंसिंग फिगर लिखना चाहे तो लिख दीजिए, वरना रहने दीजिए। गुडविल अकाउंट डेबिट होगा 3 लाख से। इसका मतलब हमने अब बिजनेस को महंगा खरीद लिया। अब बेटे हम इसके बाद बी लिमिटेड को 11 लाख रुपए चुकाएंगे, वो भी कैसे? शेयर्स इशू करके। और शेयर्स इशू करेंगे हम 10 रुपए वाला 11 रुपए पे, और ये 7% प्रेफरेंस शेयर थे, तो एंट्री बनेगी पहले बी लिमिटेड डेबिट होगा टू 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है। अच्छा, हमें कितने रुपए देने? 11 लाख। तो बेटे 11 लाख देने, और शेयर्स को हम इशू कर रहे हैं प्रीमियम पे। प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर अगर शेयर्स प्रीमियम पे इशू हुए तो ये बात पक्की है कि नंबर ऑफ शेयर्स हमें निकालने ही पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलेंगे? अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू, यानी कि 11 लाख डिवाइडेड बाय 11 रुपए, 1 लाख शेयर्स आपके इशू होने वाले शेयर्स आ गए। तो टू 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में 1 लाख इंटू में फेस वैल्यू 10 रुपए करेंगे तो यहाँ 10 लाख आएगा। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 1 लाख इंटू में 1 करेंगे तो यहाँ 1 लाख आएगा। इस तरीके से होती है गुडविल की एंट्री। चलिए जल्दी से बताइए, क्या आपको बिजनेस महंगा खरीदना है तो ये समझ में आया खरीदा कैसे, उसकी एंट्री कैसे हुई, फिर शेयर कैसे इशू हुए और उसकी एंट्री कैसे हुई। शेयर इशू तो करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम एसेट्स को इशू करते हैं, एसेट्स के अगेंस्ट करते हैं, बस बदलाव है जी इस एंट्री में। जल्दी से बेटे मुझे जवाब दीजिए, हाँ या ना में समझ आया या नहीं। मैं वेट कर रहा हूं आप सबका, जल्दी बताइए। ओके जी, वेरी वेरी गुड, सबको समझ आ गया। अब आ जाइए दूसरे एग्जाम्पल पे। देखिए, ए लिमिटेड ने परचेज किया है बिजनेस फॉर 6,50,000। किससे परचेज किया ये नाम गिवन नहीं है। जब बेचने वाले का नाम ना गिवन हो तो हम बात ये पहले भी कर चुके हैं कि हम उसे फिर वेंडर कहते हैं। वेरी गुड। ऑन डेट ऑफ परचेज एसेट्स ऑफ सेलिंग कंपनी वर रुपीज 10 लाख, सॉरी वर रुपीज 10 lakhs, ठीक है जी, एंड लाइबिलिटीज वर रुपीज 2 lakhs। बेटे ये है ना 20 लाख लिखा हुआ है, ये असल में 2 लाख है। ए लिमिटेड ने 6.5 लाख रुपए
में बिजनेस खरीदना तय करा, तो इसका मतलब ये परचेज कंसिडरेशन है। और बेचने वाली कंपनी के एसेट्स थे 10 लाख के और लाइबिलिटीज थी 2 लाख। इसका मतलब 8 लाख रुपए के एसेट्स थे और बेटे हम कितने में खरीद कर लाए? 6.5 लाख। सस्ता खरीदना है ना, 8 लाख की चीज 6.5 लाख में, तो इसका मतलब फायदा कितना हो गया है? 1,50,000। वो कैपिटल रिजर्व इसमें आएगा। ये तो था बिजनेस खरीदने की डिटेल। फिर सेटलमेंट कैसे की गई है? हमने शेयर्स इशू किए, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। इक्विटी शेयर्स हम इशू कर रहे हैं और वो भी 10 रुपए का एक, और ये इशू कर रहे हैं एट पार। ठीक है जी, वैसे भी लिखा नहीं है तो एट पार ही होता है। जर्नल एंट्रीज बनाइए। तो चलिए, ए लिमिटेड की बुक्स में हमें एंट्री बनानी है क्योंकि ए लिमिटेड वो कंपनी है जो खरीद रही है। और देखिए, शेयर्स कंपनी वही इशू करती है जो एसेट को खरीदती है और उसके बदले में पेमेंट कैसे करती है? बाय इशू ऑफ शेयर्स। तो बेटे सबसे पहले तो एसेट्स आएंगे हमारे पास, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 10 लाख। फिर एक लाइन का गैप छोड़ना है, ठीक है ना, ये गैप छोड़ दिया है मैंने, देखो। फिर उसके बाद सन्ड्री लाइबिलिटीज आएंगी और वो कितनी आएंगी? 2 लाख। और वेंडर्स के साथ जितनी कीमत तय हुई है 6.5 लाख। अब आप जरा टोटल करिए, क्रेडिट का टोटल बनता है 8.5 लाख, डेबिट का टोटल बनता है 10 लाख। तो 1,50,000 का जो फर्क है वो क्रेडिट में आ गया। और क्रेडिट में अगर आया है तो इसका मतलब हमारा फायदा हुआ 1,50 का। आप चाहे तो ऐसे भी देख सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं, 10 में से 2 घटाइए तो नेट एसेट कितने हो गए? 8 लाख। 8 लाख का बिजनेस 6.5 लाख में खरीदा तो 1.5 लाख का कैपिटल रिजर्व। ओके, दोनों तरीके से कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने शेयर्स को इशू कर दिया और वो भी पार पे, तो वेंडर को शेयर कैपिटल आएगा। और 6.5 लाख रुपए देने थे, तो बेटे जी शेयर भी कितने के इशू करेंगे? 6.5 लाख। इस तरीके से दिखाया जाता है जब बिजनेस को खरीदा जाता है सस्ता। ओके, अब एक ऐसा एग्जाम्पल करते हैं जिसमें ना बिजनेस सस्ता खरीदा गया ना महंगा खरीदा गया। इस तरह का एग्जाम्पल है, देखिए अब जरा। ए लिमिटेड ने परचेज किया बिजनेस बी लिमिटेड का। डेट ऑफ परचेज पे एसेट्स थे 10 लाख और लाइबिलिटीज वही 2 लाख। परचेज कंसिडरेशन गिवन नहीं है। 10 रुपए का एक शेयर है जो हमने पार पे इशू कर दिया। ठीक है जी, जर्नल एंट्री बनानी है। तो बेटे हमारे पास इसमें एसेट्स आएंगे और लाइबिलिटीज आएंगी। और वेंडर को हम पता है कितना पैसा देंगे? अगर हमने कोई कीमत तय नहीं की तो इसका मतलब जितना बनता है हम उतने ही रुपए देंगे। 10 लाख के एसेट्स आ रहे हैं, 2 लाख की लाइबिलिटीज है, तो हम वेंडर को 8 लाख रुपए ही देंगे। क्योंकि इसमें परचेज कंसिडरेशन गिवन नहीं है तो सन्ड्री एसेट के बाद लाइन ब्लैंक मत छोड़िएगा। अब आप एंट्री क्या करेंगे? सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 10 लाख, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज 2 लाख, और टू बी लिमिटेड आएगा जी कितना? इन दोनों का डिफरेंस 8 लाख, यानी कि नेट एसेट्स। क्योंकि हमने बी लिमिटेड के साथ कोई भी परचेज कंसिडरेशन डिसाइड नहीं किया, तो मतलब जितने नेट एसेट है हम बस उतनी ही पेमेंट करेंगे। फिर उसके बाद शेयर्स को इशू किया जा रहा है पार पे, तो नंबर ऑफ शेयर्स की भी जरूरत नहीं है। डायरेक्टली एंट्री क्या हो जाएगी? बी लिमिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल 8 लाख रुपए से, ये एंट्री हो जाएगी। बोलो जी, समझ आए आपको ये तीनों एग्जाम्पल? महंगा खरीदना, सस्ता खरीदना, ना सस्ता ना महंगा खरीदना। जल्दी से मुझे जवाब दीजिए, फिर हमारा बस एक एग्जाम्पल बचा है। इसके बाद ये वाला टॉपिक पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जल्दी से मुझे जवाब दीजिए क्योंकि समय भी अब हमारे पास कम बचा हुआ है। समझ आया या नहीं? बोलिए, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं जल्दी से। मैं रुका हुआ हूं, आप सभी का वेट कर रहा हूं। हाँ जी, वीडियो आपके पास आ जाएगी, आप टेंशन ना लें। ओके, चलिए तो अब लास्ट एग्जाम्पल है।
मिसलीनियस एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर गिवन। इस एग्जाम्पल में अभी तक हम जो कर रहे थे उससे थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस यही है कि इसमें एसेट्स और लाइबिलिटीज के नाम भी गिवन है। भाई अभी तक जो भी आपने एग्जाम्पल किया उसमें बस ये बता दिया जी टोटल इतने एसेट आए, टोटल इतनी लाइबिलिटी आई। अगर मान लीजिए नाम गिवन होते ना, तो हम सन्ड्री एसेट और सन्ड्री लाइबिलिटीज की जगह उन एसेट्स और उन लाइबिलिटीज को अलग अलग डेबिट क्रेडिट कर देंगे, बस इतना ही अंतर है पिछले और इस एग्जाम्पल में। चलिए देख लेते हैं। राम लिमिटेड एक्वायर्ड फॉलोइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज फ्रॉम रावण लिमिटेड। राम लिमिटेड ने रावण लिमिटेड की कंपनी को खरीद डाला। एसेट्स रावण लिमिटेड के पास थे डेटर्स 1 लाख के, जिसमें से प्रोविजन माइनस हुआ 40,000, तो 60,000 के नेट एसेट नेट डेटर्स बचे। फिर मशीनरी है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, ये सारे एसेट्स है। लाइबिलिटीज में क्या है जी, क्रेडिटर्स है मोहन और सोहन। मोहन के 60,000 रुपए हैं और सोहन के 40,000। और इसके अलावा एक और लाइबिलिटी है बैंक लोन। इसका मतलब रावण लिमिटेड के पास एक एसेट, दो एसेट, तीन एसेट, चार एसेट्स है और तीन लाइबिलिटी है, मोहन, सोहन और बैंक लोन। ठीक है। फिर कहा जाता है कि एग्रीड पेमेंट बिटवीन राम एंड रावण लिमिटेड वाज 2,80,000। इन दोनों ने बैठ के तय कर लिया कि परचेज कंसिडरेशन कितना होगा, 2,80,000 रुपए। आगे देखिए, पेमेंट वाज सेटल्ड एज बाय पेमेंट ऑफ 60,000 इन कैश। जो 2,80,000 है इसे हम सेटल कैसे कर रहे हैं, 60,000 रुपए हम कैश में दे देंगे और बाकी बचे हुए बैलेंस के लिए इक्विटी शेयर इशू कर देंगे। और वो भी किस कीमत पे इशू करेंगे, 22 पर शेयर, मतलब 22 रुपए पे करेंगे, हैविंग फेस वैल्यू ₹20। हमारे शेयर की फेस वैल्यू 20 रुपए रहेगी, लेकिन हम उसे 22 पे करेंगे इशू। इसका मतलब प्रीमियम पे शेयर को इशू किया जाएगा। जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो बेटे जी सबसे पहले तो बिजनेस को खरीदने की एंट्री करिए। बिजनेस अगर खरीद रहे तो हमारे पास कौन कौन से एसेट्स आएंगे, डेटर्स। अब डेटर्स के साथ प्रोविजन भी गिवन है, तो अब कौन से डेटर ले, ग्रॉस या नेट। मैं आपको बता दूं, आप ग्रॉस डेटर लेंगे, प्रोविजन को माइनस नहीं करेंगे। प्रोविजन अपने आप में एक लाइबिलिटी होता है, इसे आप अलग से दिखाएंगे लाइबिलिटीज में। ठीक है। तो सन्ड्री डेटर डेबिट करेंगे 1 लाख, मशीनरी डेबिट करेंगे 1 लाख, बिल्डिंग डेबिट करेंगे 2,40,000, फर्नीचर डेबिट करेंगे 1 लाख। ठीक है जी, ये सारे एसेट्स हमने डेबिट कर दिए। और क्योंकि इसमें परचेज कंसिडरेशन गिवन है, तो एक लाइन बीच में छोड़ देंगे इस तरह से ब्लैंक। फिर लाइबिलिटीज को क्रेडिट करिए। लाइबिलिटीज की शुरुआत प्रोविजन से हो जाती है 40,000, टू प्रोविजन अकाउंट 40,000, फिर टू मोहन 60,000, टू सोहन 40,000, और फिर उसके बाद आएगा जी बैंक लोन 2 लाख रुपए। और रावण लिमिटेड में आएंगे कितने, जितने हमें रावण लिमिटेड को देने, 2,80,000। रावण लिमिटेड भी हमारा क्रेडिटर बन गया। अब चेक कर लीजिए कि एसेट्स कितने हैं और लाइबिलिटीज कितने हैं। चलिए चेक करते हैं। 1 लाख, 2 लाख और ये 2,40,000, 4,40,000 प्लस 1 लाख, 5,40,000 प्लस 80,000, 6,20,000 के एसेट्स है। लाइबिलिटीज कितनी है जी, प्रोविजन और मोहन और सोहन एक 40 हो गया, और 2 लाख ये बैंक लोन हो गया। 2 लाख प्लस एक 40, 3,40,000। और हमारे पास ये कितना आ रहा था जी, ये आ रहा था देखिए जी, देखिए हमारे एसेट्स की वैल्यू बन रही है 5,40,000। ये है हमारे सारे एसेट्स, 5,40,000। ठीक है जी। और लाइबिलिटीज कितनी है, ये 60, ये 40 और 60 एक
और ये 1,40,000, 1,40,000 प्लस 2 लाख, 3,40,000। ठीक है जी, 3,40,000 और बेटे 2,80,000 रुपए हमें देने। तो ये हो गया 3,40,000 प्लस 2,80,000, 6,20,000। बिजनेस में छ 5,40,000 रुपए के एसेट्स है और हमें कुल मिला के 6,20,000 रुपए देने पड़ रहे हैं। इसका मतलब ये लाइबिलिटीज, या फिर इसे देखो ऐसा कर लेते हैं, डेबिट क्रेडिट का टोटल कितना आया, 6,20 माइनस कर दीजिए 5,40, गुडविल कितनी आ गई जी, 80,000। या आप इसे कैसे कर सकते थे, 5,40 के एसेट्स है और लाइबिलिटीज बेटे कितनी है, ये लाइबिलिटी है, ये लाइबिलिटी है, ये लाइबिलिटी है। तो ये हो गया 1,40,000 और ये 2 लाख, तो ये हो गया 3,40,000। इसका मतलब 5,40,000 में से 3,40,000 की लाइबिलिटीज घटा दीजिए, नेट एसेट्स आ गए। और हम रावण लिमिटेड को कितनी कीमत दे रहे हैं, 280। बेटे 240 की चीज है और कितनी पेमेंट कर रहे हो, 280, महंगा खरीद रहे हो ना। तो ये आ गया आपका गुडविल 80,000। ओके, इसके बाद आप रावण लिमिटेड को शेयर्स इशू करेंगे, लेकिन उससे पहले 60,000 रुपए आपको कैश भी देने हैं। तो देखिए, आप कैश की एंट्री अलग भी कर सकते हैं और ऐसे कंबाइन भी कर सकते हैं। अगर हम कंबाइन करते तो एंट्री क्या बनेगी, रावण लिमिटेड जितने से क्रेडिट है उतने से ही डेबिट। तो ये सेटल हो गया, इसे बैंक के थ्रू पे करेंगे 60,000। अब भी बच गए 2,20,000, उसके लिए शेयर्स इशू कर रहे थे, 20 रुपए का शेयर इशू कर रहे हैं जी 22 पे। इसका मतलब प्रीमियम पे शेयर को इशू किया गया, तो टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आएगा। ठीक है, अच्छा अब यहां पे नंबर ऑफ शेयर कैसे निकाले जाएंगे, जितना भी अमाउंट पेबल है यानी कि 2,20,000, इसे आप डिवाइड करेंगे मार्केट वैल्यू से 22, तो कुल मिला के कितने शेयर्स आएंगे, 10,000 शेयर्स। 10,000 शेयर्स को आप फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करिए, शेयर कैपिटल में आ जाएगा 2 लाख। 10,000 शेयर को आप 2 से मल्टीप्लाई करिए, प्रीमियम में आ जाएगा 20,000। बस यही करना है। समझ आया आपको ये, बोलिए। क्या आपको प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स पूरी तरह से क्लियर हो गया है, हाँ या ना में जवाब दीजिए जल्दी से। ओके जी, तो देखिए मैंने आपको कल 2 क्वेश्चंस करने के लिए दिए थे, आज आपको मैं देने वाला हूं 11 से लेकर 19 तक। 11 टू 19 ये सारे क्वेश्चंस करने हैं होमवर्क में। इलेवन टू 19, बिल्कुल मत घबराइए, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे आपसे। हाँ जी, नंबर ऑफ शेयर्स की कैलकुलेशन वर्किंग नोट में दिखानी नहीं होती है वैसे, लेकिन आप रफ में ऐसे कर लीजिएगा। ओके बेटे, ये हमारा होमवर्क रहेगा। कल आप जानते ही हैं कि आपकी क्लास होगी नहीं, तो आप अच्छे से जानते हैं कि ये होमवर्क आप मुझे, अगर स्कूल आते हैं कल तो फिर आप मुझे कल स्कूल में ही दिखाएंगे, मैं देखूंगा जी, ठीक है ना। और अगर स्कूल नहीं आते हैं तो आप मुझे कल शाम तक व्हाट्सएप कर दीजिए। जो बच्चे स्कूल आ रहे हैं वो इस बात का ध्यान रखिए कि आप ये होमवर्क प्लीज करके आइए, ठीक है। मुझे आपका होमवर्क कल चेक करना है स्कूल में ही।
अब उसके अलावा और कोई चांस नहीं मिलेगा ना आपके रजिस्टर देखने का। और देखो ये मत करना कि हाँ मैं रजिस्टर घर पे भूल गया, खामा का पिटोगे। ऐसा नहीं करना है, ठीक है बेटे जी। चलिए पीटना पीटना तो क्या है आपको, लेकिन मैं फिर भी आपको बस ये बोल रहा हूं कि हम इस बहाने चेक भी कर लेंगे, ठीक है। हाँ जी, मैंने कब कहा कि आप भोले भाले नहीं हैं, आप तो बहुत अच्छे और शानदार बच्चे हैं सभी। ओके बच्चों, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। परसों मुलाकात होगी जी ऑनलाइन, और जिस बच्चे को स्कूल में मिलना हो कल आ जाए अपने रजिस्टर के साथ। थैंक्स एंड बाय।